अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस प्रोग्राम के आगाज से चंद सेकंड पहले आपने पर्दे स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर देखा होगा जिसमें इदारे ने यह कहा है कि उसका मेरी राय से या मेरे प्रोग्राम में अपेयर होने वाले गेस्ट की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अमूमन आप प्रोग्राम्स के आगाज में डिस्क्लेमर देखते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज में मैं भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और वो डिस्क्लेमर यह है कि पाकिस्तान में जो वाकयात 9 मई के बाद पेश आए उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं। जब भी सियासत में तशद्दुद का अंसर गालिब आता है तो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन 9 मई के बाद यह बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां होती हुई दिखाई देती हैं। अगर शरपसंदी, दहशतगर्दी, जलाओ घेराव, पथराव जो है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए तो फिर इसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए कि किसी भी शख्स को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर अदालतें उसको रिहा कर देती हैं, MPO 3 के तहत नजरबंदी जो है वो खत्म कर दी जाती है, उसको दोबारा इस तरीके से गिरफ्तार करना, सियासी हिमायत तब्दील करवाना, लोगों की राय रियासती जबर के जरिए तब्दील कराना, उसकी कोई इजाजत नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान की किसी भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी से मुराद यह है कि किसी भी उसका ताल्लुक चाहे वो किसी सिविल इदारे से है, किसी अस्करी इदारे से है, किसी शख्स की जाती मलकियत है, कोई भी शख्स उसको जलाने का, उसमें तोड़ फोड़ करने का हक नहीं रखता। इसके लिए कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, सजाएं मौजूद हैं और करार वाकई सजाएं दी जानी चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस बुनियाद पर कि कुछ लोगों ने, चंद 100 लोग होंगे, चंद दर्जन लोग होंगे जिन्होंने यह एक्ट अपने हाथ से सरंजाम दिया होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग, तहरीक इंसाफ के दावों के मुताबिक 7,500 अफराद जो हैं, जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनको उठाया गया है। कुछ की लोकेशंस मालूम हैं, कुछ की लोकेशंस अभी मालूम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंस कर रही है, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस हवाले से गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए कि इन वाकयात के पीछे कौन था। आज कुछ बहुत ही अहम, चुभते हुए गंभीर सवालात जो हैं उनके ऊपर मैं आपके सामने बहुत ही अहम मालूमात रखने जा रहा हूं। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं और हमारे रिपोर्टर अली नासिर जो हैं वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, आगाज मैं आपसे करता हूं। पहले तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बड़ी, वाज़े तौर पर एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, एक खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने ये नहीं किया, तब कौन सी चीज है जो इमरान खान को रोक रही है इन वाकयात की खुलेआम बबांगे दोहल दो टोक अल्फाज में मजम्मत करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, इस तरह है कि जहां तक मेरा ख्याल है, इमरान खान ने बड़ी ओपनली इसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए सबसे बड़ी बात यह कही है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, उन्होंने एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 26 सालों में हमने हमेशा एज अ PTI हमने हमेशा वायलेंस के खिलाफ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं, इसके बावजूद कि 25 मई को कि जब हम लोग क्या कहते हैं, सेंटोरस वाले चौक पे पहुंच गए थे, डी चौक से 1.5 किलोमीटर दूर था, कोई 60,000 से लेके 1.5 लाख के दरमियान में कोई भी फिगर आप डाल ले, इतने लोग उनके साथ थे, चाहे वो मसल्ला थे या नहीं थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो वहां थे। अगर वो डी चौक पे मार्च कर देते तो जैसे अभी 70 लोग या 60 लोग या 50 लोगों को सीधी गोलियां लगी और वो मर गए, तो उस दिन शायद इससे ज्यादा शहादतें हो जाती। उन्होंने इस चीज को अवॉइड करने के लिए, सारा अपने आप को बुज़दिल बनाने के लिए लोग उनको 10 बातें सुनाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया फॉर द सिंपल रीजन कि वो ये नहीं चाहते थे कि कहीं भी क्लैश हो। और स्पेशली उनका खास उनकी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि कंटेनर के पीछे रेंजर्स खड़ी है और मैं अवाम को और रेंजर्स को आमने सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि ये हमारी ही फौज है, फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। डॉक्टर साहब बात सुनिएगा, ये मेरे पास थोड़ा सा आपके फ्रेम में क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं आपके पीछे एक तस्वीर देख रहा हूं जिस पे थोड़ी सी शाइन है। ये तस्वीर किन की है? मेरे वालिद साहब की है जी। अच्छा, आपके वालिद साहब की। अच्छा, आपके वालिद साहब जो है वो पाक फौज में रहे हैं? मेरे वालिद साहब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जी। रिटायर्ड मतलब हो गए,
रजून, लेकिन वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। और इस वक्त आपके जो 4 या 5 जो हो सकता है कोर कमांडर हो, वो उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं जी। सही सही से। अच्छा, मुझे बताइए हुमायूं मोहम्मद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमने अभी गुज़श्ता चंद रोज में 9 मई के वाकयात के बाद अब एक ट्रेंड देखा है, और वो ट्रेंड ये है कि जो आपका रहनुमा बाहर आकर मस्बत बयान देता है, जो आपका रहनुमा बाहर आकर आपकी पार्टी की पॉलिसी से, इमरान खान से या फिर पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करता है या फिर सियासत छोड़ने का ऐलान करता है, उसको माफी मिल जाती है, वो चला जाता है। और जो ऐसा नहीं करता उसको जेल के बाद बाहर निकलते ही दोबारा किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ तो किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, नाम है, मैं आपको बता देता हूं। मौलवी महमूद से आगाज होता है, जिनका हल्का NA 245 है। आमिर कियानी पर बात आ जाती है, NA 61। फवाद चौधरी साहब जो है वो मस्बत बयान देते हैं। मलक अमीन असलम जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हल्का NA 49 से। जनूबी पंजाब और मुल्तान से साबिक MPA जहीरुद्दीन अलीजई, मुजफ्फरगढ़ से ऑन डोगर, अब्दुल हई दस्ती, नियाज गशकोरी, अलमदार कुरैशी, लिया के कैसर मगसी, DG खान से सज्जाद छीना और खानेवाल से मलक मुजाहिद मेतला। बहुत सारे लोग अब ये चैमगोइयां कर रहे हैं कि ये बारिश के पहले कतरे हैं, सैलाब तो अभी आना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर जाएगा। एक साइड ऑफ स्टोरी ये है, और दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है कि अब से थोड़ी देर पहले मुझे सदाकत अब्बासी साहब का एक मैसेज आया है। सदाकत अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं ऐसे फस्तायत, जुल्म जबर, खौफ व हरास के दौर में PTI छोड़ने वालों को बुज़दिल, मजबूर, कॉम्प्रोमाइज्ड इन कैरेक्टर और कमजर्फ समझता हूं। मैं पहाड़ का बेटा हूं, पोठोहार का बेटा हूं, कभी अपने मुंतखब करने वालों, कारकुनों और सपोर्टर्स को धोखा नहीं दे सकता। इमरान खान मेरा लीडर है और PTI हमेशा से मेरी पार्टी और इंशाल्लाह रहेगी। आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, किस किस पर दबाव डाला जा रहा है, आपको राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, इस तरह यह है कि पार्टी के ऊपर ऑब्वियसली दबाव है, बहुत होगा। जिस तरीके से आपने देखा है कि लेट्स से शिरीन मजारी को पहले एक दफा पकड़ा, फिर दूसरी बार छोड़ा, फिर पकड़ लिया, फिर उसकी बेटी ने छुड़वाया, उसके बाद जाए बाहर निकले दोबारा पकड़ लिया। इस तरीके से मलिका बुखारी हो गए, उसको छोड़ा और उसके बाद फिर पकड़ लिया, बल्कि 2 दफा पकड़ा। इस तरीके से सेनेटर फलकनाज। अच्छा, उसके अलावा अफसोस की बात यह हो रही है कि मतलब आप फस्तासियत या फाशिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या फाशिस्ट इज द राइट वर्ड और नॉट। क्यों आपने लोगों को उनकी बीवियों समेत पकड़ना शुरू कर दिया? जिन बीवियों का या जिन लोगों का पॉलिटिकल उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनको भी पकड़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब मुझे यह समझ नहीं। अच्छा, अगर मैं देखता हूं इस चीज को कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं मतलब आई वाज इन क्लास 7th 8th था, जिस जमाने में 1979 में जब मार्शल लॉ का दौर था, और जिस तरीके से जो पीपल्स पार्टी वाले, जो स्टूडेंट फेडरेशन वाले थे या उनके लोग थे, उनको जिस तरीके से पकड़ के उनके साथ हो रहा था। हमारे कितने जानने वाले हैं कि जिनके जो आज बाज लोग बड़े अच्छी पोजीशन पर हैं, और वो उस जमाने में स्टूडेंट लाइफ में उनके साथ थे, उनको पकड़ के उनके ऊपर अल-जुल्फ़िकार के वो मोहर लगा दिए थे। ये तो उनके जान पहचान वाले कोई ऐसी पोजीशन पे होते थे कि जब उनको कहा गया था कि जी ये तो क्वेटा में फलानी जगह पे दहशतगर्दी कर रहा था, तो उस बंदे ने जो कि अच्छी पोजीशन पे, उन्होंने कहा यार ये तो मेरे घर में बैठा हुआ है, ये कैसे वहां हो सकता है? तो उसकी जान खलासी ऐसे हुई। सही डॉक्टर साहब सही। आप जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं चलिए आप कंप्लीट करें प्लीज। मैं पॉइंट पे आता हूं। जी जी। इस चीज की वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम हुई क्या? 79 से लेके 88 तक जो बेनजीर के साथ टॉर्चर किया गया, जितना उसको जेल। डॉक्टर साहब की ऑडियो में थोड़ा सा इशू है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जब तक बेहतर होती है उस वक्त तक मैं जमान पार्क जाना चाहता हूं। पार्क में हमारे रिपोर्टर जो हैं मोहम्मद अली नासिर मौजूद हैं। जरा देखते हैं इस वक्त जमान पार्क में क्या मंजरनामा है। हमने सुना वहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं। हमें बताया गया कि जियो फेंसिंग के जरिए डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। 24 घंटे के बाद ऑपरेशन होगा। 24 घंटे दिन 2 बजे खत्म हो गए। कितने दहशतगर्द बाहर निकले अब तक, कितनों को गिरफ्तार किया गया, कौन सा डिसाइसिव एक्शन होने जा रहा है? और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जमान पार्क में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो उसका लुब्बे लुबाब क्या है? अली नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जरा बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है जमान पार्क के अराउंड, इर्द गिर्द क्या चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आज सारा दिन ज़मान पार्क में रहा हूँ। तीन चीज़ें जो देखने में नज़र आई हैं, एक तो ज़मान पार्क की बाहर की सूरत हाल पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों को अपने घर में आज सुबह बुलाया था और घर का विज़िट करवाया था। हमने क्या कुछ देखा उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालकर आपको सारी सूरत हाल से बताऊँगा। और इमरान खान ने भी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ और क्या बातें की हैं, इन सब चीज़ों पर मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ज़मान पार्क की आज सारा दिन ये सूरत हाल रही कि ये रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक था। हर तरह की ट्रैफिक यहाँ पर बंद कर दी गई थी। किसी किस्म के यहाँ पर ट्रैफिक नहीं हो रही थी। किसी ने अगर यहाँ से गुजरना भी होता था तो इसको यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाता था। इवन के यहाँ पर हमने देखा कि एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजरना चाह रही थी तो उनको भी कोई मुतबादिल रास्ता दिया गया कि वो सर्विस रोड से गुजरे और यहाँ से नहीं गुजर सकते। पैदल चलने वाले को भी यहाँ से नहीं गुजरने दिया जा रहा था। लोग काफ़ी मुश्किलात का यहाँ सारा दिन सामना करते रहे। और ये दहशतगर्द पकड़े के नहीं, अली नासिर साहब, दहशतगर्द पकड़े के नहीं और आप अंदर गए कि नहीं, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल, 2 बजे उन्होंने ऑपरेशन करना था दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए। ज़मान पार्क के बाहर एक भी कारकुन हमने नहीं देखा कि जो यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया था, कारकुन ना आ सके, बल्कि कारकुन से पहले भी कई गिरफ्तार हो गए, कई खौफो हरास की वजह से ना सके और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की वजह से भी यहाँ पर कारकुन इकट्ठे ना हो सके। एक भी कारकुन ज़मान पार्क के बाहर मौजूद नहीं था। उसके बाद हम सुनते हैं कि पुलिस ने इमरान खान के घर का मुहासरा किया हुआ था, वो घर के अंदर ऑपरेशन करना चाहते थे। तो इमरान खान ने आज फिर हमें सुबह घर के अंदर बुलाया, दिखाया, घर का विज़िट करवाया। तो घर के अंदर 3 अफराद हमने देखे थे जो कि सिक्योरिटी एहलकार थे। इसके अलावा इमरान खान खुद घर के अंदर मौजूद थे और इनकी अहलिया बुशरा बीबी और मुलाजमा इनके घर पर मौजूद थे। इसके अलावा घर के अंदर कोई भी नहीं था। रहनुमाओं की गिरफ्तारी की वजह से अंदर जो मीटिंग, जो इजलास वगैरह चलते थे वो भी नहीं हो सका। घर वीराना और सुनसान पड़ा हुआ था। इमरान खान की 3 गाड़ियां हमने अंदर देखी, जो एक लैंड क्रूज़र, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक और गाड़ी जो थी वो हमने देखी। और इसके अलावा घर बिल्कुल सुनसान था। किसी किस्म का हमने नहीं देखा कि घर के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसके बारे में हुकूमत जो क्लेम कर रही है कि घर के अंदर दहशतगर्द है। और वो यही चीज़ दिखाना चाहते थे कि आप आए। और सही अली नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब, दहशतगर्द भी नहीं है लेकिन आप वहां भी नहीं है। 7 महीने से रात नहीं हुई थी ज़मान पार्क के बाहर। इमरान खान साहब के कॉल्स पर जौक दर जौक लोग आ रहे थे। ये 9 मई के वाकयात का असर है कि अब आपके वर्कर्स गायब हो गए हैं, आपके रहनुमा गायब हो गए हैं, आपकी मीटिंग्स नहीं चल रही, इजलास नहीं हो रहे, अकील करीम रेड्डी आकर मिले हैं। बाकी तो कोई अभी तक हमने नहीं देखा कि ऐसा सच कोई बड़ी मीटिंग हो रही है। जाहिर है कि आपके लोग अरेस्टेड भी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जो आप लोग बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ, हकीकी आज़ादी और ये सब कुछ चल रहा था, तो वो लोग कहाँ चले गए? देखिए जी, मैंने बहुत सारी, मुझे नहीं पता आपने कितनी वीडियोस जो इस वक्त सोशल मीडिया में वो गर्दिश कर रही है, जिसमें 65-60 साल सफेद दाढ़ी वाले उनको जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से वो जो वैन में वो जो एक लड़का था जिसने अपने ड्राइंग रूम में कहा है कि भाई मैं अपना ये टिकट वो करता हूं, फिर बाद में उसने वैन में खड़े होकर उसने कहा था कि उस वक्त तो अगर आप मेरी पतलून उतार के देख ले जो मेरे साथ तशद्दुद किया है, तो जो भी वो मांग रहे थे वो कर रहा था। देखिए बात ये हो जाती है कि अगर हम लोग हिस्ट्री से सबक हासिल करना चाहें तो इस किस्म की जो फैशिस्ट, बल्कि फैशिस्ट भी इसके सामने शर्मा जाएगा कि जिस लिहाज से हम लोगों को सख्ती से, बेदर्दी से, उनके फैमिली वालों को, घर में अगर बंदा नहीं मिलता तो उसकी बीवी के साथ, उसकी मां के साथ, किसी के साथ क्या, जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो कोई शख्स भी जो कि एक शरीफ आदमी है, और अगर शरीफ आदमी है और वो किसी भी जगह करता है, वो इस किस्म की चीज की वजह से थोड़ा सा पीछे हटेगा। मुझे अफसोस, जैसे आपने शुरू में बताया था, मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि जो इस वक्त छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, आपने छोड़ना है, आप जरूर छोड़ो, आप ऐलान मत करो। जब चीजें नॉर्मल हो जाए फिर उसके बाद आप बेशक छोड़ दो। लेकिन अब आपको तो आर यू सेंसिंग के 9 मई के वाकयात जो हैं नाउ दे आर बीइंग यूज्ड, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए?
मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं ये समझता हूँ जैसे खान साहब ने कहा है कि एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें आपने सारी लीडरशिप को बंद कर दिया था, मेन लीडरशिप को उससे पहले बंद कर दिया, कुछ भागते फिर रहे थे और उसके बाद ऐसा हुआ है। आप इसकी तरह प्रॉपर तरीके से करें। हाँ, जिस लीडर ने, जिस शख्स ने किसी किस्म की, आप खाली कोर कमांडर का घर या खाली आर्मी तंसीबात नहीं, किसी किस्म की भी तंसीबात हो, देखिए कोई भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचाता है, आप उसको जरूर सजा दें, वो बहुत बुरी चीज है। लेकिन आप इसके पीछे ये भी देखना शुरू करें कि पूरी तरीके से देखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो आपने भी देखी हैं, जो मैंने भी देखी है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंटाइस कर रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं है कि वो कौन है। हम लोग देखिए, फॉर एग्जांपल, जब आप जियो फेंसिंग करते हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को जियो फेंसिंग के थ्रू गलत काम करवा रहे हैं और आप मुझे इंटाइस करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं लेकिन मैं शामिल नहीं हूं, मैं उस इलाके में, जियो फेंसिंग में मैं आ जाऊंगा, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मारेंगे, आप मुझे करेंगे, मेरे साथ और लोगों को करेंगे, लेकिन जो मेन बंदा है, मेन कैरेक्टर है, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों ने इनको करना है और अगर आप वाकई जेन्युइनली समझते हैं कि ये चीजें गलत हुई है, जो कि गलत हुई है, उसमें कोई डिनायबल चीज नहीं है। कुछ रहनुमा आपकी पार्टी के देखें, कुछ रहनुमा जो हैं वो तो वाज़े तौर पर कहां जाना है, हदफ दिए गए हैं, इस किस्म की बातें उनकी वीडियोस ऑडियोज के ऊपर मौजूद हैं। जाहिर है कि अब उनकी वैरासिटी जो है उनको उन्होंने तस्दीक नहीं की, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बहरहाल उसके वर्कर्स भी मौजूद थे, उनके लीडर्स का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार है। तो इसमें बड़ी सियासी जमात के तौर पे आपका अपना पार्टी का एक बड़ा ही बैलेंस्ड और जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल होना चाहिए और कंडक्ट होना चाहिए इस वक्त। सर, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन आप देखिए, एक बंदे ने कहा यार जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, अब उसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पहुंच जाओ। आई एम श्योर बाज लोगों ने यह भी प्लान किया होगा, अगर किसी ने इस किस्म का प्लान किया है और उसके बारे में आपको इल्म होता है, आप उनको जरूर पकड़ो, बिकॉज दैट इज नॉट राइट। बट एट द सेम टाइम यह भी सही नहीं है कि आप सबको एक ही लाठी से हांगना शुरू कर दो और हर एक को पकड़ना शुरू कर दो, और अगर उसको कोर्ट छोड़ रही है तो आप वो बाहर निकलते साथ ही फिर पकड़ के अंदर कर लो और आप इस किस्म की बात कर लो, और आप फिर बात करो कि यार ये चीजें हैं। देखें, हम लोगों ने इंसैनिटी को प्रिवेल नहीं होने देना। अगर आप इस चीज में फर्ज करो इतने हद से ज्यादा निकल जाओगे, फाइनली मुझे लोग सॉरी सर, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बस फाइनली ये बता दें कि जो लोग आपके छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये आखिरी लोग हैं या मजीद लोग छोड़ेंगे? दूसरा, इनके जाने से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? सर, मैं सच बात बताऊं, इनके ना जाने से पार्टी को फर्क पड़ेगा, इनके ना आने से पार्टी को फर्क पड़ेगा। पार्टी का वोट, मेरा वोट जो है ना, मैं अपनी जात में खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई 10 वोट ना दे, मुझे वोट जो मिलते हैं वो खान के नाम के हैं। अब अगर मेरी जगह कोई और आ जाए, मिस्टर XYZ, उसको हो जाएगा। तो एज फार एज इमरान खान इज देयर, PTI would be there. As far as भुट्टो name is there, वो आज तक भुट्टो का नाम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर भुट्टो है, उसको उन्होंने जिंदा इसलिए रखा हुआ है कि भुट्टो है तो उनका वोट है, भुट्टो नहीं है तो उनमें से कोई कुछ नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टो वालों से पूछेंगे ब्रेक के बाद। उस्मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे पूछेंगे क्योंकि उनकी पार्टी को भी बहुत मरतबा कोशिश की गई कि उनकी पार्टी जो है वो वाइप आउट हो जाए, उन्होंने कैसे सरवाइव किया। लेकिन कुछ सवालात जो हुकूमत में होने के नाते उनसे करने बनते हैं, कुछ सख्त सवालात। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब, वफाकी काबीना का भी हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के मशीर हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के उमूर के हवाले से 9 मई के वाक़यात और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो होता हुआ क्रैकडाउन नजर आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, कैसे हैं आप? कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सर, बताइएगा कि ये जो वाकयात हैं, इस वाकयात के बाद एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आता है, फिर कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आता है। उसमें ये कहा जाता है कि
नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि किन लोगों ने प्लान किया, इंस्टिगेटर्स कौन थे, अबेटर्स कौन थे, परपिट्रेटर्स कौन थे, सहूलतकार कौन थे। जाहिर है कि हमें आप लोगों की गुफ्तगू से अब तक ये तो अंदाजा हुआ है कि प्लानर्स से आपकी मुराद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, और एग्जीक्यूटर्स जो है वो आप कह रहे हैं कि वो अटैकर हैं जो आपको मौके पर नजर आते हैं। ये अबेटर्स कौन है, ये फैसिलिटेटर्स कौन है? मुझे तो नहीं पता, ये तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वही बता सकेंगे। लेकिन जनरली यही होता है कि जो फैसिलिटेट करते हैं, जो सहूलतकारी करते हैं, जो सपोर्ट फराहम करते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, वो लोग भी जो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फलां करते हैं, तो कई सारे तरह के लोग हो सकते हैं। बट पिन पॉइंट करके मैं कहूं कि इससे मुराद फलां 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 इदारा है, तो अभी मेरे पास इसका कोई शायद नहीं है। आप लोगों ने अभी तक जो है वो इवन बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इमरान खान के सहूलतकार इदारों में बैठे हुए हैं, और उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की न सिर्फ फौज की तरफ था, पाकिस्तान की अदलिया की तरफ भी था। तो जब हम ये लफ्ज जो है वो इन दोनों प्रेस रिलीजेस में देखते हैं, तो इससे मुराद क्या कोई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड लोग हैं? मैंने अर्ज किया ना, मेरे पास अभी इसके शवाहिद नहीं है। हाँ, जो जिस तरह का रिलीफ खान साहब को या उनके लिए जिस तरह की स्पेशल फैसिलिटीज क्रिएट की गई या दी गई उनको, उससे और क्या तासर लिया जा सकता है इसके साथ? अच्छा, जरा मुझे ये बता दीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जाहिर है के शरीक थे कौमी सलामती कमेटी इजलास में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपकी जमात का, बिलावल भुट्टो जरदारी का क्लियर कट दो टोक मौक़िफ़ क्या है? क्या सियासी रहनुमाओं या आम शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी न सिर्फ इस पे, बल्कि जो इमरजेंसी है या किसी जमात पे पाबंदी है या इस तरह के ऊपर बड़ी वाज़ेह है, बड़ी कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जब फोरम्स के फैसले होते हैं तो फिर फैसलों पे मुबाहिसा होना चाहिए। उन फैसलों के अंदर बैठी हुई किस जमात ने क्या कहा, ये फिर माने नहीं रख रहा होता। इससे मुराद मुनासिब नहीं होता जो इससे गुफ्तगू का हासिल निकलता है। मेरी जमात ने उसके अंदर जो अपनी राय देनी थी वो दी, वो राय प्रवेल वो करेगी जो मेजॉरिटी की राय थी। अब सवाल ये है कि वहां से जो फैसले हुए उसमें वो लोग जो बराह रास्त फौजी तनसीबात पे हमले करने के मुजरिम हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, उनके खिलाफ तो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है बकौल वकला के। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन जो लोग मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, सियासी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और वो इल्जाम तराशी की हद तक है, तो उनके खिलाफ या जो दीगर वाकयात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुल्क के दीगर कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और ईसा साहब, एक बात और भी है जो इन सब बातों से अहम है कि मुल्क के अंदर कई तरह के कानून होते हैं। आइन है जो सब कवानीन की माँ है, और उसके बाद जो कवानीन उस आइन के ताबे बनते हैं वो मुख्तलिफ हालात के लिए। एक है जो नॉर्मल सूरत हाल के कवानीन होते हैं और उनके लिए जब भी कोई आम क्राइम होगा, कोई सूरत हाल पैदा होगी तो उस कानून के तहत उसका सामना होगा। फिर आप खसूसी हालात के तहत कानून बनाते हैं, फिर आप स्पेशल लॉज बनाते हैं। टेररिज्म के लिए आपने अलग कानून बनाए, आपने फौजी अदालतों के लिए अलग कानून बनाए। ये सारे कवानीन पाकिस्तान के कवानीन का हिस्सा है, सीआरपीसी का हिस्सा है। इमरजेंसी का कानून एक जायज कानून है, ये पहले समझने की जरूरत है। जायज कानून है, लेकिन वो खास हालात के लिए वो कानून होते हैं। हर हालत में वो कानून नाफज नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर खास हालात पैदा होते हैं, मखसूस हालात पैदा होते हैं जिनका तदारक नॉर्मल कवानीन से नहीं हो सकता, उसके लिए वो कानून साजी हुई होती है जो पार्लियामान ने की है, जो कौमी अदारों ने की है। उसके तहत चलना ऐन आईनी है।
लेकिन उसका फैसला बहरहाल बड़े तहम्मुल और तदब्बर से करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि इंडिविजुअल फैसले, राय काबीना के अंदर या इस तरह के इजलासों के अंदर ये मैटर नहीं करती, वो वहां के अंदर होने वाली डिबेट के अंदर राय है। लेकिन जब फाइनल आउटकम निकलता है तो मीटिंग के सारे लोग, अगर किसी ने डायसेंटिंग नोट दिया हो, इख्तलाफ किया हो, तो वो और सूरत होती है, अदरवाइज सब उसका हिस्सा हो। कायरा साहब, जो जुर्म है, जुर्म की नौयत के मुताबिक सजा और जजा का फैसला होता है। जिसने जितना जुर्म किया है, किसी ने चोरी किया है, चोरी की सजा मखसूस है, किसी ने कत्ल किया है, उसकी सजा मखसूस है, जलाया है किसी इमारत को, उसकी सजा मखसूस है, किसी ने इस मकसद से जलाया है या किसी को कत्ल किया है कि खौफ व हरास और दहशत फैले, उसकी सजा मुख्तलिफ है। जब मुल्क में कवानीन और सब कुछ मौजूद है तो चंद दर्जन या चंद 100 अफराद जो कि यकीनन इस वाक़े में मुलव्वस हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के लगभग, तहरीक इंसाफ का जो अपना दावा है, 7,500 लोग, आपकी जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं उन्होंने, और जाहिर है कि आप भी साथ ही खड़े हैं इन तमाम फैसलों के, उठाए गए हैं। तो जो सियासी वर्कर्स जिनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उनको उठाया जाना, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? पहली गुजारिश तो यह है कि आपके लिए तहरीक इंसाफ के अल्फाज मुतबर होंगे, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैंने उनका दावा बोला, क्योंकि वो मैंने तो आपसे सुना, मैंने तो उनका दावा नहीं सुना। सही, आपके लिए उनके अल्फाज मोतबर होंगे, इसलिए आपने उनको इस काबिल समझा कि उनके दावे को आप एक सवाल की सूरत में मुझ पे कर लें। मेरे लिए वो गैर मोतबर है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं और उनकी आदत है। दूसरी गुजारिश है जी कि चले 7,500 ना सही, फिर भी 2-4 हजार, 3 हजार, 2,500 हजार के तो बात है, बच्चे तो पकड़े गए। यस, अब इन लोगों को किन किन कवानीन के तहत पकड़ा है? आपने 16 एमपीओ के तहत पकड़े हैं, आपने 3 एमपीओ के तहत पकड़े हैं, आपने थ्रेट दिया हुआ है कि हम फिर इसी तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे। 16 एमपीओ इस मुल्क के कानून का हिस्सा है, 3 एमपीओ इस मुल्क के कानून का हिस्सा है, और वो प्रीएम्प्टिव अरेस्ट होती हैं कि अगर कोई आपको खदशा है, रियासत खदशा महसूस कर रही है कि माजी में उसकी प्रेसिडेंट्स हो और आइंदा के लिए खदशा हो। अब खान साहब को गिरफ्तार होने का खदशा तो है, उनकी अदालतों के अंदर जो बेलें हैं अगर कैंसिल होती है तो गिरफ्तार होंगे, और उनकी गिरफ्तारी पे जो तमाशे लगे मुल्क के अंदर, वो प्रेसिडेंट भी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में उसको प्रीएम्प्ट करते हुए, उन आईनी कानूनी दायरों के अंदर रहते हुए जो सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है, ये नहीं है कि आपने वो कानून इस्तेमाल कर लिया, आपने लोगों को पकड़ लिया तो सब्जेक्ट टू रिव्यू नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को उसमें जमानतें भी मिल गई। तीसरी गुजारिश यह है कि जिन लोगों के पास, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद करने के, गाड़ियां तोड़ने के, इंसाइट करने के शवाहिद मौजूद है, वो सारे आपके पास शायद ना हो। कानून नाफज करने वाले इदारों के पास हर जिला में मौजूद है, इंसाइट करने वालों के मौजूद है, प्लान करने वालों के मौजूद है, और फिर मेरे और आपके और बाकी उन लोगों के, उनके पास स्नैपचैट्स मौजूद हैं, उनके पास उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनके पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। उनकी बुनियाद पे ही ये केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अगर इससे हटके कोई केस दर्ज हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी नजर में कोई हुआ कि ऐसा बंदा कोई है जिसको किसी वजह के बगैर पुलिस ने पकड़ लिया है? सजा का जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि उससे जराइम की रोकथाम हो। हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमें तो अपने दुनिया में करदा गुनाहों की सजा आफ्टर लाइफ में मिलनी है, मरने के बाद मिलनी है। यहां जो सजा मिलती है उसका मकसद यह है कि माशरे में जराइम ना बढ़े। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि अगर आप उस्मान डार के घर में लोग घुसकर तोड़ फोड़ करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी वालदा के साथ बदसलूकी करेंगे, आपका फयाजुल हसन चौहान से मामला हो सकता है, आप उनकी बहन के घर या उनकी भाभी के घर 22-25 बंदे घुसेंगे, उनकी बच्चियों के मोबाइल फोन तक अपने साथ ले जाएंगे, वहां तोड़ फोड़ की जाएगी, शहरियार आफरीदी के बच्चों को टेरराइज किया जाएगा। ये पाकिस्तान के शहरी हैं। आज से 15 साल, 10 साल, 5 साल के बाद ये इनकी क्या पर्सनैलिटीज बिल्ड होंगी? आप अपना बैलेंस क्यों नहीं ला रहे इस कार्रवाई में? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जो माहौल और किरदार तहरीक इंसाफ ने पैदा किया वो भी इस कौम ने भुगतना है। वो किसी की नजर में बहुत अच्छा हो सकता है, मेरी नजर में बहुत बुरा है। और मेरे जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो समझते हैं कि उनका फैलाया हुआ बयानिया, उनका फैलाया हुआ तरीका कार और उनका फैलाया हुआ जो
इखलाकी कदर है वो बहुत तबाहकुन है मुआशरे के लिए। हैविंग सेड दिस, इसको एक तरफ रख दीजिए। जो मुख्तलिफ घरों के अंदर रेड हुए हैं बिल्कुल नामुनासिब है, कत्ल नहीं होने चाहिए। खवातीन हमारी बहनें हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। हमारी माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी है, मैं उस कदर का हामिल हूं। हाँ, हमें एक बात ख्याल करना चाहिए कि अगर हम खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब के घर पुलिस रेड करने जाती है, वहां औरतें और मर्द उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं ह्यूमन शील्ड के तौर पे। सर, शहरियार आफरीदी के घर तो ह्यूमन शील्ड नहीं नजर आ रही कि ये जो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने आपका सवाल पूरा तसल्ली से सुना, मेरा जवाब तसल्ली से सही। मैं असल में इसका जवाब चाह रहा था, वहां जमान पार्क पे तो मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा ना, तरीके से दूंगा। मेरा अपना तरीका है, मैं आपके तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है। गुजारिश ये है कि उनके घर, मैंने पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं गलत है, मजम्मत करता हूं कि ऐसे नाजायज और जाके घरों पे हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। खवातीन का एहतराम होना चाहिए। लेकिन ईसा साहब, हमारे घर सबके बड़े मोहतरम हैं, बहनें माएँ सबकी बड़ी मोहतरम हैं, सबके साथ एक तरह का सलूक होना चाहिए। हाँ, कल जो गलत हुआ उसकी बुनियाद पे आज गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत शोर हुआ मीडिया में और सोशल मीडिया में, बहुत गालियां पड़ी हमें, अब भी पड़ेंगी। आपके इस प्रोग्राम को सुनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस पे गाली गलौज की जबान इस्तेमाल करेंगे, उनको आती गालियां देना। सवाल यह है कि दुनिया में अमेरिका की पुलिस बड़ी डाढ़ी है, यूरोप की पुलिस बड़ी डाढ़ी है, ये जो स्कैंडिनेवियन है ना, ये बड़े इंसानी हकूक के लंबरदार हैं। वहां की पुलिस बड़ी अच्छी है। वहां की पुलिस को अगर जाके कोई गाली दे और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे, तो क्या वो पुलिस वाला आगे से हंस देगा कि मैं जिम्मेदार, मैं अपनी सियासी सरकारी ड्यूटी पे खड़ा हूं, या उसके जवाब में थप्पड़ मारेगा? सर, वो जो भी करेगा उस शख्स के साथ करेगा, ना उसके घर वालों से करेगा, ना उसके बच्चों से करेगा, ना उसके बहन भाइयों के बच्चों से करेगा। उसी की तरफ आ रहा हूं। आपने कहा, मैंने कहा, बहुत सारे मीडिया ने कहा, एक हमारी बहन गिरफ्तार हुई जो पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, गलीज गालियां, और जो उनके ऊपर दुपट्टे फेंक रही थी। अब ईसा, अगर आप मुझे गालियां देना शुरू कर दो तो 1, 2, 3, 4 मैं बर्दाश्त करता जाऊंगा। एक वक्त आएगा जब मेरा बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मुझे ये खदशा होगा कि आपके प्रोग्राम में लोग सुनेंगे तो मेरी हैसियत खराब होगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं बस हो जाएगी और मैं कहूंगा ऐसी तैसी, जो होता है। कायरा साहब, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, बाद में आपसे बात का सिलसिला जारी रखता हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, मैं ईसा नकवी आपसे जरा बेहतर की तवक्को रखता हूं। हम आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने अपनी तारीख में रियासती जबर का सामना किया, जिसके एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया, एक वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया, उन्होंने जेलें काटी, कोड़े खाए, जिस सूरत हाल से आपकी पार्टी गुजरी, मैं उसके पंजाब के लीडर कमर जमान कायरा से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम वो अपनी जो कॉलीग्स, फीमेल कॉलीग्स हैं, उनको बाहर निकलने के बाद विक्ट्री का निशान बनाने के ऊपर दोबारा पकड़े जाने की मजम्मत जरूर करेंगे। अगर तो विक्ट्री के निशान पे पकड़ा गया है तो बिल्कुल गलत बात है, और बाकी को वजूहात है तो आपके इल्म में होंगी, मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं उसकी मजम्मत कर नहीं सकता जब तक ऐसे सबूत ना हो। अखुनज़ादा चट्टान साहब आपकी पार्टी से, उन्होंने अभी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि बाजोड़ के उन लोगों को जिनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं और उन्हें मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो ये तो आपकी पार्टी बता रही है, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैंने नाम और ट्वीट देखा है। आप तो प्रोग्राम में बैठे हैं ना, मैं तो अपने हल्के में फिर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कैमरामैन पकड़े गए हैं, उनके पास उनके वालिदैन ने, उनके लोगों ने अप्रोच किया होगा, लिहाजा उनके पास सबूत होगा, वो सबूत के साथ बात कर सकते हैं। मेरे पास तो है नहीं। आपने एक बात कही है, जितनी मैंने सुनी उसके हद तक मैंने कमेंट कर दिया। अब अगर आप मुझसे चाहें कि आप जो कह रहे हैं मैं उसको सदाकत मानते हुए अपने तौर पे कंडेमिनेशन जारी कर दूं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सर, जिन्होंने मस्बत बयान दिए हैं वो बाहर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने गिरफ्तार होना था, उन्होंने बाहर आके एक मस्बत स्टेटमेंट दिया, वो चले गए।
जो अली जैदी साहब है उनका मुकम्मल मस्बत स्टेटमेंट नहीं था, तो उनका हाउस अरेस्ट खत्म हुआ, वो फिर जैकबाबाद चले गए। एक कैंसर पेशेंट बताए जा रहे हैं नकवी साहब, शमीम नकवी साहब कराची से, उनको सखर जेल भिजवा दिया गया है। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सवालात हैं, वो मैं पहले कर चुका। मैं उनके जब आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहिए मुझे? मैं जो आप कहते हैं मैं वो कह देता हूँ, मैं तो अपनी राय दूंगा ना। आप जो आपका ख्याल है मेरा वही ख्याल होना चाहिए, तो मैं आपसे एग्री कर लेता। नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप मुझे अब ये नहीं, आप मुझसे, आप मेरे जवाबों से तसल्ली नहीं पा रहे और आप समझ रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं, मुझे वो कहना चाहिए जो मैं अभी कह नहीं रहा, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्या बात है खैरा साहब, आज आप मेरा ख्याल है दिल जीतने के मूड में बैठे हुए हैं। आप इसके हवाले से मैं ये एक तवक्को रखता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी और आपकी पार्टी भी स्टैंड लेगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जितना क्लैरिटी हमें आपके यहाँ नजर आती है। आपके हक में बहुत स्टैंड लेते हैं और लेंगे। एक बात याद रखिए, जो कुछ इस वक्त एक जमात और कुछ मखसूस अदालतों की तरफ से हो रहा है, उसके ऊपर कोई कंडेमिनेशन जारी करना मुमकिन नहीं है। आपकी नजर में ये बातें और आप देखते हैं, हमारी नजर में हमारा काम सियासत है, हमारा काम रिपोर्ट करना नहीं है, हम उसके इफेक्ट देखते हैं। आपका काम इफेक्ट देखना नहीं है। ठहर दे जरा, आपका काम इफेक्ट देखना नहीं है। आप उसके ये नहीं देख रहे कि आज जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या क्या हुआ, आप सिर्फ वाकयात को रिपोर्ट कर रहे हैं, यही आपका काम है। आप उसके एनालिसिस कर रहे हैं, यही आपका काम है। मैंने देखना है कि इसके पीछे मकासद क्या है और इसके कल असरात क्या होंगे। एक सियासतदान के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर मैंने उनकी तादीबी कार्रवाइयां करनी है, लिहाजा मेरा और आपका नुक्ता नजर कभी इकट्ठा नहीं होगा। बिल्कुल, अब उस पर कमेंट कर दीजिए। मुज़ाकरात पे बैठे हुए थे, मुज़ाकरात की मेज पर आपके यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। वो मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते तो यकीनन 9 मई की सूरत हाल कम से कम हमें नजर ना आती, और उसके नतीजे में जो सूरत हाल, वो तहरीक इंसाफ कहती है आप स्पॉइलर थे। आपके परवेज इलाही के घर जो है वो रेड किया गया, उनके कारकुनों को उठाया गया, और कुछ रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के ताबड़तोड़ बयानात दे रहे थे जिनसे मुज़ाकरात खराब हो रहे थे। Who is responsible? मुझे हैरानगी है ईसा कि आपने सवाल कैसा किया। हैरानगी आपसे इसलिए, क्यों हैरानगी है? इसलिए है कि मुज़ाकरात हुए, उसकी लंबी डिटेल है, छोड़िए किसने क्या किया। मुज़ाकरात किस माहौल में हुए? मुज़ाकरात का माहौल यह था, अदालत ने एक फैसला दिया हुआ था, एक पिटीशन हुई अदालत के अंदर, अदालत ने उस पर फैसला दिया कि आप मुज़ाकरात कीजिए, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो नई डेट और आइन का भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी और हमारी तौहीन भी नहीं होगी और नई डेट एडजस्ट हो जाएगी। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर 14 मई की डेट हमने दी हुई है, हमारा फैसला मौजूद है। और इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं 14 मई के फैसले पे अमल करो और इलेक्शन कराओ। यानी जो अदालत कह रही है वही इमरान कह रहे हैं, और अदालत इमरान को ग्लीवर दे रही है, हमारे हाथ बांध रही है। अदालत कह रही है कि जनाब आप जाएं मुज़ाकरात में बैठ के अगर ये आपकी बात मान लेते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आपकी बात मानी गई। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, अगर मुज़ाकरात में इमरान खान जीत गए तो 14 मई, और इमरान खान हार गए तो 14 मई, क्योंकि मुज़ाकरात टूट गए तो 14 मई, तो इमरान खान तो दोनों सूरतों में जीत गए। यानी अदालत ने उनको लीवर दे दिया। अब इसके आगे आ जाइए, 2 दिन मुज़ाकरात होते हैं, उन मुज़ाकरात, और मेरी करेक्शन कीजिए, आप उसको रिपोर्ट करते रहे, अगर मेरी कहीं गलती तो मुझे तस्दीक कर दीजिए। 2 दिन मुज़ाकरात होते हैं, उन मुज़ाकरात में 2 दिन के अंदर चलते कहां से हैं? पीटीआई कह रही है 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन कराएं। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम मुद्दत पूरी होने पे 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। इसमें मुज़ाकरात शुरू होते हैं, चलते चलते 2 दिन के मुज़ाकरात के बाद मामला यहां आ जाता है कि आप बजट दें, जून में बजट पर पास हो और जुलाई के पहले वीक में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। ये मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, और इलेक्शन करा दें 3 महीने में। हमारी तरफ का मुतालबा है कि हम बजट पेश करेंगे, पास करेंगे, और उसके बाद जुलाई में 2-3 हफ्ते दें, थोड़ा सा उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो करके, तो हम चौथे हफ्ते में, जुलाई के चौथे हफ्ते में असेंबली डिसॉल्व कर देंगे
और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और वो 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। और एंड जुलाई पे आप रेडी हो गए थे? एंड जुलाई पे? नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, फिर आपने मुझे करेक्ट करना है अगर मैंने कोई फैक्चुअल गलती की। सर टाइम तो बहुत उसके कम बाद रह गया। 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। जी। टाइम का तो फिर अगर नहीं है तो जवाब बस कर देते हैं ना, लेकिन जवाब तो वही होगा जो। जी। देखिए, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो टाइम बच जाएगा। तो अर्ज यह है कि मुज़ाकरात में ये बात तय हो गई। अब तीसरे दिन मुज़ाकरात होने थे और उसमें क्या तय होना था? बाकी चीजें तो तय हो गई थी कि जी पहले हफ्ते में या चौथे हफ्ते में अमकान था कि ये कोई 12, 13, 14, 15, 16 तारीख के दरमियान किसी डेट पे इत्तेफाक हो जाएगा और इलेक्शन, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन हो जाएंगे। उसको तीसरे दिन आप कह रहे हैं ना, परवेज लाई को पकड़ लिया, हालात खराब कर दिए। सुबह इमरान खान साहब ने ऐलान किया 11 बजे, करेक्ट कीजिए मुझे अगर मैं गलत हूं, 11 बजे ऐलान किया कि मैंने अपनी टीम को बोल दिया है जाइए मुज़ाकरात में, और उन्हें कह दीजिए 14 तारीख तक असेंबलियां तोड़ते हैं और इलेक्शन की डेट देते हैं तो मुज़ाकरात, नहीं तो वापस आ जाए। इसका मतलब है परवेज लाई की गिरफ्तारी पे एतराज नहीं था, कारकुनों की गिरफ्तारी पे एतराज नहीं था। हाँ, 14 से पहले असेंबली तोड़ो तो ठीक है। फिर ये क्या बात हुई कि हमने बदएतमादी की, एतमाद साजी खराब कर दी? ये कोई सवाल है? और आप भी सवाल कर रहे हैं बगैर सोचे। और फिर ये है कि इस माहौल को, इन सवालों को, इस एतमाद को, इस मुज़ाकराती अमल को तोड़ा किसने? हम तो इसको मुज़ाकरात को कामयाब बना के बैठे थे। हम तो 12, 13, 14 तारीख को असेंबलियां तोड़ने को तैयार थे। तो कहे ना इमरान ने गलत तोड़ा, गलत किया, बजाय इसके कि मुज़ाकरात खराब हो गए। अदालत भी कह रही है मुज़ाकरात टूट गए। किसने तोड़े? कायरा साहब, मैं बहुत माजरत खा हूं, वक्त खत्म हो गया। इस पर ऑब्जर्वेशंस देने को भी थी, कुछ सवालात भी मौजूद थे, ज़ात की किल्लत के बाइस पूरे नहीं हो सके। तो कायरा साहब इंशाल्लाह दोबारा आपको जो है वो जहमत देंगे और उन सवालात के जवाब आपसे जरूर पूछेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।